हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार भाटी इस अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम दोस्तों पढ़ रहे थे, कल वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक स्टार्ट किया था पाचन तंत्र, ठीक है ना दोस्तों। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है ना दोस्तों। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र होता क्या है, इसकी सामान्य जानकारी हमने कल वाली क्लास में देख ली थी। वापस एक बार रिवाइज कर देते। कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था। पाचन तंत्र का सामान्य अर्थ देखा था, पाचन होता क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत आहार नाल, ठीक है नी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, अंग और ग्रंथ या ग्लैंड्स देखी थी जो पाचन में भाग लेती है, ठीक है। और हमने देखा था उसमें एलिमेंट्री कैनाल के भाग देखे थे, जिसमें हमने बकल कैविटी, मुख गुहा कल पढ़ ली थी, ठीक है। मुख गुहा के अंतर्गत हमने देखा था टीथ के प्रकार देखे थे, ठीक है ना, वर्ग के आधार पर और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। और एक देखा था हमने टंग, जीभ, ठीक है। जीभ में देख ली थी हमने स्वाद कणिकाएं, लिंगुअल फ्रेनुलम देखा था जो आधार तल से जुड़ा रहता है। और एक पढ़ लिया था यवला, ठीक है, आयाड, जिसे इंग्लिश में आयाड कहते हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट है जो स्टार्ट करेंगे, जो है गर्शनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिंग्स, ठीक है ना दोस्तों। गर्शनी, पेरिंग्स। अब दोस्तों होता क्या है, अब चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये मेरा दोस्त है, कोई मंगोलिया से आया है। मंगोलिया वाले के सिर थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये है गर्शनी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आ जाता है अम्मा से, जो पेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से स्ट्रक्चर समझेंगे। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ही बनाऊंगा, ठीक है। ये मंगोलिया से आया मेरा दोस्त। मंगोलिया वालों के सिर बड़े होते हैं ना, और टूडी भी बड़ी होती है, जैसे खली को बीमारी है मंगोलिज्म। ये पेट, जिसे बोलते हैं स्टोमक, अम्मा से, ठीक है दोस्तों, अम्मा से है ये। अब दोस्तों होता क्या है, मुख गुहा कल पढ़ा था। मुख गुहा में भोजन होता है, वो किस रूप में होता है, बोलस। अब बोलस जो लार ग्रंथि मिल जाती है, लार में एंजाइम होते हैं वो मिलते हैं, फिर आता है बोलस। कहाँ आता है, गर्शनी में। मुख गुहा का पीछे वाला भाग होता है वो होता है गर्शनी। और यहाँ पर एक जो ढक्कन लगा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस दिख तो रहा है दोस्तों, एपिग्लोटिस। और इसे हिंदी में बोला जाता है पल्ला घाटी ढक्कन। आप इंग्लिश में याद रखोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश वाला शब्द कंफ्यूज नहीं होता है। पल्ला घाटी ढक्कन, ढक्कन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मुख गुहा से आगे वाली, अब ये क्या होता है, गर्शनी और गर्सिका दोनों हम साथ में देखते हैं। तीसरा पार्ट है गर्सिका, ये दोनों हम साथ में ही, जिसे क्या है इसोफेगस, इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस, इसे बोलते हैं पेरिंग्स, ठीक है ना। और एपिग्लोटिस, ये उगता है भाग गर्शनी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया गर्शनी और ये हो गया गर्सिका या ग्रसिका, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया अम्माशय, स्टोमक, ठीक है ना, अम्माशय, स्टोमक कहते हैं जिसे, ठीक है। यहाँ से जुड़ी रहती है श्वास नली, ये हो गई अपनी श्वास नली, श्वास नली। अब दोस्तों देखो इस चित्र, अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखते हैं तो ये वाला एपिग्लोटिस होता है जो गर्शनी और गर्सिका को अलग करता है। यहाँ से ऊपर वाला भाग होता जाता है गर्शनी और नीचे वाला होता है गर्सिका, और इससे जुड़ी रहती है श्वास नली, ठीक है दोस्तों। और नीचे आता है भोजन, तो आता है इसमें अम्माशय में, ठीक है, अम्माशय, स्टोमक। अब दोस्तों देखते हैं हम गर्शनी के बारे में। गर्शनी दोस्तों, एक सब गर्शनी का पहला पॉइंट देखते हैं हम। तो गर्शनी में भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन नहीं होता, ठीक है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। और दूसरा आता है दोस्तों, एक दोस्तों होता है कि
हम श्वास लेते हैं और भोजन खाते हैं, दोनों मुंह नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से भोजन करते हैं, और दोनों आके मिलते हैं कहाँ पे? गर्शनी में। दोनों आके मिलते हैं गर्शनी में, इसीलिए गर्शनी को भोजन व श्वास का उभयनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ मार्ग है ये भोजन व श्वास या वायु का, कह सकते हैं श्वास का उभयनिष्ठ मार्ग का, उभयनिष्ठ मार्ग, उभयनिष्ठ मार्ग। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया उभयनिष्ठ मार्ग, दूसरा पॉइंट इसका। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के हिसाब से जो आता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। आप पटवार की तैयारी कर रहे हो इस पाचन में से ये, और रिट की मेरे जो भाई कर रहे हैं साइंस मैथ से, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। भोजन व सांस का उभयनिष्ठ मार्ग, उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है? वो है गर्शनी, पेरिंग्स। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट आता है इसमें। तीसरा, पहला हो गया भोजन के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, भोजन व श्वास की प्रक्रिया नहीं होती। अब होता है श्वास नली होती है ना दोस्तों, जो ये गर्शनी से जुड़ी रहती है। ये किससे जुड़ी रहती है? ट्रेकिया से, ट्रेकिया। ठीक है ना, ट्रेकिया होता है उससे जुड़ी रहती है। ठीक है, ट्रेकिया से श्वास नली जुड़ी रहती है गर्शनी से। श्वास नली होती है जो गर्शनी से जुड़ी रहती है, गर्शनी से जुड़ी रहती है। पेरिंग से जुड़ी रहती है श्वास नली। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल है, उसका दूसरा भाग अंग गर्शनी पाचन में। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसका आता है पेरिंग्स में, कि यहाँ से ट्रेकिया से जुड़ी रहती है श्वास नली। पल्ला गाटी ढक्कन एपिग्लोस्टिक होता है, इन दोनों को विभाजन करता है। यहाँ पे ये तो गर्शी का, इसके बाद में देखेंगे। और स्वतः जो इम्पोर्टेंट कार्य गर्शनी का है दोस्तों, वो है कि ये जो हम भोजन करते हैं ना, वो श्वास नली में जाने से रोकता है, क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। जो ये श्वास नली में, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नली में, श्वास नली में, नली में किसके द्वारा रोकेगा? या हाथ तो लगाएगा नहीं कि रुक जा भाई, इधर मत आ, श्वास नली है ये रोकता है एपिग्लोटिस ढक्कन। इसका कार्य यहाँ पे होता है पल्ला गाटी ढक्कन, पल्ला उत्तकों का बनना होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पल्ला गाटी ढक्कन, इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस होता क्या है? ये गर्शनी पे लगा होता है। जैसे ही भोजन आता है अंदर, श्वास नली को रोक देता है, जैसे अंदर गया वापस खुल जाता है। ठीक है, जिसमें श्वास नली में भोजन के कुछ अंश नहीं जाए। भोजन को श्वास नली में जाने से एपिग्लोटिस ढक्कन के माध्यम से, या वॉल्व, एपिग्लोटिस वॉल्व के द्वारा रोकता है, रोकता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है पेरिंग्स के बारे में। यहाँ पे भोजन का पाचन तो होता नहीं, पहली बात। और ये श्वास और भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग है, दूसरी बात। श्वास नली से गर्शनी से श्वास नली जुड़ी रहती है। ठीक है ना, और भोजन को श्वास नली में जाने से एपिग्लोटिस वॉल्व, पल्ला गाटी उत्तक, ठीक है, उससे के द्वारा रोकता है। ये 4 पॉइंट हमने किस में पढ़े? पेरिंग्स में। ठीक है, ये याद रखना, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है। भोजन व श्वास नली का उभयनिष्ठ मार्ग किसे कहा जाता है? पेरिंग्स, गर्शनी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है अपनी गर्शिका। दोस्तों साथ साथ में लिखते जाना, याद करते जाना। ये 4 पॉइंट है इसके, स्ट्रेस चक्र के माध्यम से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, कहाँ ट्रैकिया होता है, कहाँ क्या होता है, ये सब आप समझ लेना। अब दोस्तों गर्शिका होती है जो इसोफेगस का ऐसे वैसे पाचन तंत्र में कोई विशेष काम नहीं होता, पर ये गर्शिका होती है ना दोस्तों, ये यहाँ से, इसमें कोई एंजाइम आता नहीं, इसमें श्लेष्मा स्रावित होती है थोड़ी बहुत। जो इसको लुगदी होती है ना, जो भोजन यहाँ से बोलस आता है, मुंह से भोजन बोलस के रूप में आता है, इसको चिकना पदार्थ करवा के कुर्माकुंचन गति द्वारा, जिग जैग द्वारा ये अम्माशय में जाने देता है। ठीक है ना दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया इसी में भी नहीं होती, और गर्शनी पेरिंग्स में भी नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों, नहीं होती है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है।
और दूसरा दोस्तों इसमें क्या आता है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, और गर्शनी में पेरिंग्स में भी नहीं होती, और इसोफेगस में भी नहीं होती। और दूसरा आता है इसमें भोजन है वो कर्माकुंचन जिग जैक, कर्माकुंचन गति से अमाशय में जाता है, स्टोमक पेट अमाशय में जाता है। ये हो गया अपना इसोफेगस, ठीक है। पेरिंग्स पहला बटा बक्कल कैविटी, फिर बटा पेरिंग्स, गर्शनी, फिर बटा गर्सिका, इसोफेगस जिसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, और भोजन या कर्माकुंचन जिगजैग गति द्वारा अमाशय में जाता है। इसके दो ही पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट याद रखना ये है, यहाँ से एपिग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस के बाद में आता है ये होगी ग्रास, गर्सिका कह सकते हैं, ग्रास नाल कह सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंट जो चीज है, अब साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों अपने पढ़ा गर्शनी, इसमें एक शब्द आता है हिचकी। क्या आता है दोस्तों, हिचकी। अब हिचकी क्यों आती है, यहाँ पे अपन क्लियर करते जाते हैं हिचकी आने का कारण। अब हिचकी क्यों आती है, हमारे यहाँ पे कहते हैं कोई जब कोई याद करता है तब हिचकी आती है। और पश्चिमी राजस्थान का एक गीत भी है, बादलियों सितारे थने बैरण आवे हिचकी। अब बादलियों सितारने से आती है हिचकी, या साइंस क्या कहता है ये देखना आपको, ठीक है। हिचकी आने का कारण जैसे कि ये हमारे गर्शनी, ये उभयनिष्ठ मार्ग हो गया, श्वास और भोजन का, भोजन डाला यहाँ पे बोलस के रूप में आ गया यहाँ पे। और जब हम जैसे कि मेरे दोस्त है कोई, उसको हो रही है जल्दी कहीं बाहर जाना है, और वो भोजन ठूसता रहता है, फटाफट फटाफट डालता है अंदर। फटाफट डालने से क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो होता है ना दोस्तों, ये हो जाता है भ्रमित, ठीक है ना, डापासूख हो जाता है। ये भ्रमित होने के बाद यहाँ से क्या करता है, कभी इधर तो कभी इधर, उसे पता ही नहीं लगता कि भोजन आ रहा है। श्वास नली को बंद करें या खुली रखें, श्वास नली को बंद करें या खुली रखें, तब ये हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है श्वास नली में भोजन का टुकड़ा, ठीक है। भोजन का टुकड़ा यहाँ आता है, तब मस्तिष्क को लगता है पता कि श्वास नली में तो आती है गैस है, ये भोजन का टुकड़ा कहाँ से आ गया। फिर मस्तिष्क होता है जो देता है फेफड़ों को सूचना कि विदेशी आक्रांता अंदर आ गए, विदेशी लोग अंदर आ गए। फिर ये जैसे मस्तिष्क फेफड़ों को सूचना देता है कि निठल्लो बैठे क्या हो, विदेशी लोग तो अंदर आ गए। फिर ये फेफड़े देते हैं सूचना डायफ्राम को कि उठ जाग, विदेशी लोग आ गए अंदर, भोजन का टुकड़ा आ गया है, आनंद तो चाहिए गैस है पर ये भोजन का टुकड़ा आ गया। और डायफ्राम शीतलन संकुलन अधिक प्रेशर से ये क्या करता है दोस्तों, उस भोजन के टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और हमारे अंदर से एक आवाज आती है ऐसे, उससे बोलते हैं हिचकी, ठीक है दोस्तों। श्वास नली में यहां से देखना हिचकी के बारे में, श्वास नली में भोजन का टुकड़ा आने, भोजन का टुकड़ा या अंश कह सकते कि बोलस के रूप में होता है ना, टुकड़ा अंदर आता है तो डायफ्राम द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। उसे बाहर निकालने में जो आवाज़ आती है, निकालने में जो आवाज़ आती है उसे हिचकी कहते हैं। हिचकी आने का कारण दोस्तों पता चल गया। अब ये याद मत रखना कि बादलियों सितारे थने आवी इसकी बैरन को इसकी क्यों आ रही है, बैरन ने खा लिया खाना दबादब, और उसका एपिग्लोटिस हो गया डापासूख यानी भ्रमित, और हो गया आ गई हिचकी, ठीक है दोस्तों। श्वास नली में भोजन का टुकड़ा आने से हिचकी आती है, यह याद रखना, ठीक है, हिचकी हो गई। अब दोस्तों ये होता क्या है कि उभयनिष्ठ मार्ग सर कैसे समझे कि ये उभयनिष्ठ मार्ग है, तो अपने मुंह में जो थूक होता है उसको निगलिए एक बार, आप प्रैक्टिकली करते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल है। जैसे ही हम थूक को निगलते हैं तो श्वास रुक जाती है, दोनों प्रक्रियाएं साथ में नहीं होती। कारण क्या है, एपिग्लोटिस होता है वो श्वास नली पे आ जाता है और थूक अपने गर्सिका में चला जाता है, ठीक, गर्शनी से। यही अंतर होता है कि ये उभयनिष्ठ मार्ग है, ठीक है ना दोस्तों। और हिचकी आने के कारण भोजन का टुकड़ा आ जाता है श्वास नली में, श्वास नली में आने से फेफड़े डायफ्राम पे जाते हैं, डायफ्राम शीतलन संकुलन करता है, और ये टुकड़े को बाहर निकालने उसमें आवाज़ आती है, उसको हिचकी कहते हैं। और हम कभी कभी पानी पीते हैं, एपिग्लोटिस पे होता है टुकड़ा, तो चला जाता है अंदर, तो हिचकी हो जाती है बंद।
अगर पानी से भी नहीं होता तो काफ़ी समय बाद में वो जो होता है डायफ्राम वो बाहर निकाल देता है इसको। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हिचकी, गर्शिका पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं अम्माशय, इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, अम्माशय। ठीक है दोस्तों, अम्माशय देखते हैं। तीसरा भाग है इसका, पहला पढ़ा था मैंने बक्कल कैविटी, दूसरा पढ़ा पेरिंग्स और एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पे चौथा पढ़ लेते अम्माशय, स्टोमक। अम्माशय जिसे क्या बोलते हैं, पेट। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा भोजन, जो सबसे ज़्यादा भोजन होता है वो अम्माशय में ही रहता है दोस्तों, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा भोजन किस जो टाइम निकालता है वो अम्माशय में पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर अलग से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या भाग होते हैं अम्माशय के। एक दोस्तों हमने देखा था मुख कुआ में भोजन होता है, वो जो भोजन आता है लार एंजाइम मिल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बोलस। और जब अम्माशय में भोजन रहता है इसे क्या बोलते हैं, कायम। याद रखना दोस्तों, कायम। ठीक है, अम्माशय में जो भोजन का प्रकार होता है ना, भोजन अम्माशय में भोजन का प्रकार को क्या बोलते हैं, कायम। अम्माशय में भोजन का प्रकार, भोजन का प्रकार, भोजन का प्रकार को क्या बोलते हैं दोस्तों, कायम। ठीक है, कायम याद रखना। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं अपन, इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहले ऊपर वाला कार्डियक, कार्डियक इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक। और जो बीच का भाग होता है उसे बोलते हैं फंडिस, फंडिस। और नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है दोस्तों, इससे पाइलोरिक को बोलते हैं जठर निर्गम, हिंदी में जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में याद रखोगेगा आपको खुद को सहायता मिलेगी। और यहाँ पे 2, एक वॉल यहाँ होता है, एक वॉल यहाँ होता है, जो गर्शने से भोजन आता है ना, ये वॉल, इसे बोलते हैं दोस्तों कार्डियक वॉल, कार्डियक वॉल, वॉल या ग्रास नली, ग्रास नलिका हिंदी में है ये दोस्तों, ग्रास नलिका अवरुद्धनी, अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब क्या होता है, ढक्कनी होता है, अवरोध करने वाली, अवरोधनी नाम से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, ग्रास कार्डियक वॉल या ग्रास नलिका अवरोधनी। और इसे पाइलोरिक वॉल या जठर निर्गमीय अवरोधनी, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जठर निर्गमीय, जठर निर्गमीय अवरोधनी। अब दोस्तों इसको, इस स्ट्रक्चर को हम साफ कर लेते हैं एक बार। अब पॉइंट जो हम चलेंगे वो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है, हम देखते हैं कि गर्शिका से भोजन आ गया अम्माशय में। ठीक है, अम्माशय में आया, अम्माशय में 3 भाग होते हैं, एक तो होता है कार्डियक, एक होता है फंडिस भाग, एक होता है पाइलोरिक भाग। ठीक है, 3 भाग बने। ये जो अम्माशय में सामान्य जानकारी लेते हैं हम, यह एक जे आकार का भाग है, जे आकार का, जे आकार का है। ठीक है दोस्तों, जे आकार का भाग है, भाग है। अब दोस्तों होता क्या है इसमें, आप ये देखना। ठीक है दोस्तों, कि हमने भोजन डाल दिया इसके अंदर। अब ये तो भोजन करे कितना, किसी की तो खुराक होती है 4 रोटी की, किसी कोई खा लेता है 10 रोटी, कोई खा लेता है 15 रोटी। अब होता क्या है दोस्तों, हमें हकीकत में साइंस के सर्टिफिकेट के हिसाब से कितनी रोटी खानी चाहिए, ये अम्माशय होता है अपना। अम्माशय तो 3 से 4 लीटर आहार को ही संग्रहित कर सकता है, जिसमें पानी वगैरह, नमकीन वगैरह, पापड़ सब साथ में। ऐसा नहीं रोटी में आपके ले लिया और पापड़ खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, सबको मिला के 3 से 4 लीटर आहार धारित करने की क्षमता होती है दोस्तों इसकी। आहार धारित करने की क्षमता, धारित करने की क्षमता होती है किसकी, अम्माशय, स्टोमक, पेट की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। कितना आहार लेना चाहिए हमें, 3 से 4 लीटर। अब दोस्तों होता क्या है, भोजन आ जाता है यहाँ पे कार्डियक में,
कार्डियक से भोजन, ये ढक्कन खुल जाता है, भोजन को अंदर आने दिया जाता है अमाशय में, और ये ढक्कन होता है बंद अपना। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि इसमें जब भोजन आता है तो यहाँ पे होती है अपनी गैस्ट्रिक, जो इसकी ये भित्ति होती है ना दोस्तों, इसमें होती है अपनी गैस्ट्रिक बोल ग्लैंड्स, जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती है? अमाशय स्टोमक में, और सेलेवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथि हमने पढ़ा था मुख गुहा में। ठीक है, और गर्सिका, पेरिंग्स और इसोफेगस में कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं होती। अब सब जठर ग्रंथि, भोजन आ गया अंदर, अब जठर ग्रंथियों को पता चला अपना काम अभी स्टार्ट होगा, और जठर ग्रंथियाँ स्टार्ट कर देती है अपने जठर रस का स्राव करना। अब जठर रस दोस्तों जगह कम रही पड़ रही है, देखो अब देखते हैं, यहीं पर देखते हैं। पहला जठर रस, जठर रस ये क्या करेगी? निकालेगी जठर रस, जठर रस, जठर रस। अब दोस्तों आ गया जठर रस। जठर रस का पीएच जो हमने कल बताया था, क्षार और लवण को मापने का होता है, क्षार और अम्ल को, ये होता है इसका 1.2 से 1.4। कभी कभी कोई गाइडों व किताबों में ज़्यादा भी दे रखा है, पर 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता है जठर रस तो होता है तो प्रबल अम्ल होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका पीएच जठर रस। अब जठर रस होता कौन कौन से हैं? पहला ले लेते हैं हम HCl, HCl। ठीक है दोस्तों, HCl अम्ल सबसे तेज अम्ल, जो त्वचा के संपर्क में आए और त्वचा को भी गला देता है, ठीक है ना, डैमेज कर देता है, इतना तेज होता है। अब त्वचा को डैमेज करता है तो अमाशय में कैसे रहता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है श्लेष्मा, ठीक है दोस्तों, और तीसरा आता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, नोजन, पेप्सिनोजन, और चौथा आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज, और सबसे अंत में देखते हैं हम रेनिन, यहाँ लिख देते हैं रेनिन, रेनिन। इसके दोस्तों अमाशय में अलग अलग कार्य होते हैं। ये हो गए जठर ग्रंथियों के द्वारा निकल गए जठर रस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं अपन जठर रस को, जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल गए जठर रस, HCl सबसे इंपॉर्टेंट, फिर होती है श्लेष्मा, फिर होता है पेप्सिनोजन, फिर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है हम समझते हैं यहाँ से इस स्ट्रक्चर से। एक सेकंड ये साफ कर लेता हूँ मैं, अपने को जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। आराम से पढ़ना दोस्तों और रिवीजन करते जाना, इतना शानदार समझ में आएगा कि पाचन तंत्र से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि भोजन आ जाता है अमाशय के अंदर, और यहाँ से होती है जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक जो होती है ना ग्लैंड, वो होती है यहाँ पे, और जठर रस का करती है स्राव। जठर रस का पीएच 1.2 से 1.4। अब भोजन आ गया यहाँ पे, इसको पता चल गया, ठीक है, और ये वाले मैंने बनाई है ये लेयर, ये होती है श्लेष्मा, इसमें श्लेष्मा, ये श्लेष्मा को स्रावित करती है। अब दोस्तों इसमें अलग अलग ग्रंथियाँ, जो अभी जगह नहीं है, जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग स्राव करती है, अलग अलग जो जठर रस का स्राव करती है, वो अभी आगे देखेंगे हम, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं यहाँ पे आ गया भोजन, ये मिल गया, और HCl, HCl का प्रमुख कार्य है दोस्तों कि भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, ये एक अम्ल है और अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा कार्य है कि यहाँ पे पेप्सिनोजन होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण उसको क्या सक्रिय करने का कार्य। ठीक है दोस्तों, वो उसको करता है सक्रिय। और दोस्तों भोजन इसके अंदर आया और मुंह में एक होती है लाइसोजाइम, जो क्या करता है अपने कीटाणु को मारने का, और उससे भी जो कीटाणु नहीं मरते और सीधा आ जाते हैं, फिर यहाँ पे HCl उसको मार देता है। ठीक है दोस्तों, ये HCl के कार्य हो गए। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अमाशय में पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, ये भी देख लेना आप, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा। और दोस्तों होता क्या है, फिर बोलते हैं HCl तो अम्ल त्वचा के संपर्क में आते ही त्वचा को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, तो अमाशय में कैसा रहता है, अमाशय में होती है दोस्तों एक श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा, श्लेष्मा के कारण श्लेष्मा करता है स्रावित, श्लेष्मा के कारण ये इसकी दीवारों को डैमेज नहीं कर पाता। अब श्लेष्मा क्या होती है, श्लेष्मा को सभी ने देखा है, अभी मैं समझाऊंगा, सभी कहेंगे हाँ मैंने भी देखा, सबके घर में श्लेष्मा को तो देखा ही होगा, और सबके अंदर से निकलती रहती है श्लेष्मा। सब जब सुबह उठते अपन उठते ही और थूकते बाहर, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं खेंगारा,
वो ही होती है, पीला गाढ़ा पदार्थ निकलता है वो निकलती है श्लेष्मा। वो कहाँ से आती है? अमाशय से। अमाशय से निकलती है। वो जो गंदा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, खराब हो जाता है, वो बाहर निकाला जाता है, जिसे हम खेंगारा कहते हैं। खेंगारा से निकालते हैं ना, डेसा, उसी कहते हैं। और आपने नहीं देखा होगा तो हमारे एक मित्र है जसनाथ जी, वो निकालते रहते हैं उनसे मिलना, वो तो हर 3 मिनट में निकालते रहते हैं श्लेष्मा। उनके अंदर श्लेष्मा ज़्यादा बनती है शायद। अब होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा हो गई। तो अब होता है पेप्सिनोजन। साहब इस पेप्सिनोजन का क्या कार्य है? ये तो होता तो निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पे, ठीक है, अमाशय में। और HCl इसको सक्रिय करता है। HCl सक्रिय करता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन पचाता है प्रोटीन को। क्या पचाता है? प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? पेप्सिनोजन। और गैस्ट्रिक लाइपेज अमाशय में आए वसा को पचाता है, ठीक है दोस्तों। और रेनिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? अब बताइए कैसिन क्या होता है? जो माँ के दूध में प्रोटीन होता है उसे कैसिन बोलते हैं। और उसको पेप्सिनोजन नहीं पचा पाता, तो उसमें रेनिन कैसिन को पचाता है। माँ के दूध में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन। ये हो गई अपनी जठर ग्रंथियाँ, अमाशय पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से शब्द आता है दोस्तों कि हमने हिचकी पड़ी थी। अब आता है दोस्तों डकार क्या होता है? डकार जो लेते हैं ना खाना खाने के बाद में, डकार दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से अपन भोजन डालते हैं, अंदर भोजन डालते, और इसकी क्षमता तो 2 से 3 लीटर आहार धारित करने की, और हमने डाल दिया 5 लीटर भोजन। कितना दोस्तों? 5 लीटर भोजन डाल दिया इसके अंदर। अब 5 लीटर भोजन डालने से होता क्या है? इसकी क्षमता तो थी जितनी रहेगी, और यहाँ से यह पड़ता है दबाव इस पे पाइलोरिक वॉल पे, और पाइलोरिक वॉल खुल जाता है, और यहाँ से आवाज आती है वो होती है डकार। क्या होती है दोस्तों? डकार आने का कारण। अब दोस्तों डकार आनी कब चाहिए? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? डकार आनी तो चाहिए, पर कब आनी चाहिए? जब हम भोजन करते हैं बोले तो 3 से 4 घंटे बाद डकार आनी चाहिए। किसी लोगों को आते हैं वो बोलते हैं ना कि भूख की डकार आ गई। वो भूख की डकार क्यों होती है? ये खुलता है तो यहाँ पे भोजन सब निकल जाता है, तो अम्मा से तो खाली हो जाता है, तो बोलते हैं भूख लगी, ये भूख की डकार। वो भूख की डकार नहीं दोस्तों, हकीकत डकार तो वही होती है, सही डकार वही होती है। कारण क्या है इस डकार का? डकार क्यों आती है वो तो हम समझ लिया। क्यों आनी चाहिए? 3 से 5 घंटे। ये कि भोजन आता है गर्सिका से, यहाँ पे समय कितना लेता है? 3 से 4 घंटे पाचन का। तो पाचन तो 3 से 4 घंटे बाद होगा, तभी तो ये वॉल खुलेगा। और दोस्तों जब कोई भी दरवाजे खुलते हैं तो आवाज़ आती है। अब बताइए दरवाजे खुलते हैं तब आवाज़ आती है, बंद होते तो? हमेशा दोस्तों याद रखना, बंद दरवाजों से ही आवाज़ें आती है, ठीक है ना। बंद होंगे दरवाजे तभी आवाज़ें आएंगी, ठीक है। बंद दरवाजों से ही आवाज़ें आती है। तो ये दरवाजा होगा बंद, तब आएगी आवाज़। ये दरवाजा है कौन सा? पाइलोरिक वॉल, जठर निर्गमीय भाग अवरोधनी, ठीक है। जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी भाग कहते हैं इसे हिंदी में, पाइलोरिक वॉल इंग्लिश में, और ये अवरोधनी का मतलब इसको रोक के रखता है। अब दोस्तों ये खुल गया, भोजन आ गया यहाँ पे। अपचित भोजन है दोस्तों, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत को आगे हम पढ़ेंगे। छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत में आ गया अपचित भोजन, जिसके साथ क्या मिला हुआ है? HCl अम्ल। HCl अम्ल तो प्रबल होता है, यहाँ तो होती है श्लेष्मा, इसलिए इसको रोके रखती है। और यहाँ पे आ गया HCl अम्ल, यहाँ पे कोई श्लेष्मा वगैरह है नहीं छोटी आंत में, तो यहाँ पे आते ही दोस्तों ये कर देगा छोटी आंत को डैमेज। और दोस्तों एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं अल्सर। अल्सर दोस्तों कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। क्या होता है कि चाले पड़ जाते हैं। किस कारण पड़ते हैं? कि HCl युक्त जो HCl होता है यहाँ पे, वो लेके आ जाता है इस भोजन को, अपचित भोजन को, ज़्यादा भोजन करने से छोटी आंत में, और इसको कर देता है डैमेज। जो हम छोटी आंत का रोग होगा उसमें पढ़ेंगे अल्सर को। और अल्सर को दोस्तों अभी जो डॉक्टर है वो अल्सर को कैसे मापते हैं? एंडोस्कोपी द्वारा। एंडोस्कोपी एक तार होता है, उस पर लगा हुआ था कैमरा को डालते हैं अपने छोटी हाथ में, अमाशय से छोटी हाथ में, और छोटी हाथ में लेके आता है, यहाँ की लेते हैं छोटी हाथ की सेल पे और देता है डॉक्टर को। डॉक्टर देखता है सेल पे से कहाँ पे हुआ है साला, और देता है टैबलेट। ये होता है अल्सर। अब दोस्तों डकार आने का कारण पता चल गया। जब दरवाजे बंद होते हैं तो आती है आवाज़, उसे कहते हैं डकार। अब दोस्तों एक शब्द आता है उल्टी। उल्टी कैसे होती है साहब? जब हम ज़्यादा भोजन खाते हैं तो श्लेष्मा होती है स्रावित, और ज़्यादा श्लेष्मा हो गई तो ये जब ऊपर का ढक्कन खुलता है तो आती है उल्टी, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा ढक्कन? कार्डियक वॉल, या आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रास नलिका अवरुद्धनी, ठीक है दोस्तों। ये खुलता है तो बात आती है उल्टी। और उल्टी खट्टी क्यों होती है? क्योंकि अंदर तो अम्ल है, अम्ल होते हैं खट्टे, अम्ल खट्टे होने के कारण होती है उल्टी, उल्टी होती है खट्टी। उल्टी आने का कारण, डकार आने का कारण और अल्सर,
ठीक है दोस्तों, हम एक एक करके अब पढ़ेंगे इनको, ये समझ लिया, आराम से समझना दोस्तों, ठीक है। बोलस, कायम, डकार, हिचकी, सबका सर्टिफिकेट कारण होता है दोस्तों साइंस। ऐसे नहीं कि बादलियों सितारे बैरण आवे इसकी, सितारने से इसकी थोड़ी आती, सितारने से इसकी आती तो खाने के टाइम ही क्यों आती? ये भी तो एक शब्द है, सितारने याद करने से इसकी आती है तो खाने के टाइम ही क्यों आती? पहले याद नहीं करते क्या? बादलियों कहाँ गया था पहले? खाने के टाइम याद करता है बादलियों। बादली का मतलब होता है पति या BF, वो करता है याद, ठीक है दोस्तों। कायम, ये भी साफ कर देते कायम। अब दोस्तों हम अमाशय के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, उसके भाग देख लिए अपने। अब होता है जठर, गैस्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियाँ। ये दोस्तों रीट ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ये दोस्तों रीट, पटवार और RS, सब में GS है, उसमें ये टॉपिक है, सिलेबस उठा के देख लेना आप, क्या उसमें सब में ये टॉपिक दे रखा है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जठर ग्रंथि ये करता है जठर रस स्रावित जब आता है भोजन। और एक दोस्तों एक बीमारी और होती है, एक बीमारी होती है दोस्तों, अल्सर तो पढ़ लिया, एक दोस्तों कंपलसरी आपको हर तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा और आपके घर में भी होगा, जिसे क्या कहते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी साहब, एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी, अब सर एसिडिटी, अल्सर समझ में आ गया, डकार कैसे आती है समझ में आ गया, हिचकी समझ, ये एसिडिटी क्या होती है? जिसे बोलते हैं अम्लीयता। अम्लीयता, अम्लीयता, इसको समझ लीजिए, फिर हम जठर रस पढ़ते आ गया ना। अम्लीयता पीछे रह जाएगा। अम्लीयता ये होती क्या है, किस कारण आती है? ये दोस्तों आती है जब हम ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तब आती है, ठीक है। और ज़्यादा मसालेदार आने का कारण, ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, ठीक है, खाना खाने से। और दोस्तों इसका दूसरा कारण होता है खाना समय पर नहीं खाना, अनियमितता खाने में, खाना समय पर नहीं करना, समय पर नहीं करना, ठीक है दोस्तों। और तीसरा कारण है चिंगम होती है ना, बबल गम जिसे बोलते हैं, वो चबाते हैं तभी एसिडिटी होती है। चिंगम चबाने से किस कारण होती है ये भी समझाऊंगा, लिखा है तो समझाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब एसिडिटी, अम्लीयता, जब शरीर में HCl अम्ल की मात्रा, HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और उसे श्लेष्मा रोकने में नाकाम होती है, और उसे श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, श्लेष्मा पीला कलर का, ठीक है, खंगार से निकलता है वो जसनाथ जी के श्लेष्मा, HCl की मात्रा बढ़ जाती है और उसे श्लेष्मा कंट्रोल नहीं कर पाती, कंट्रोल ही लिख दीजिए, अब वो समझाने के लिए, कंट्रोल नहीं कर पाती तो वह अपने होता है ना क्या, अमाशय की दीवारों को डैमेज कर देती है, अमाशय की दीवारों को जलाना स्टार्ट कर देती है, को क्षति पहुंचाती है, उसे ये एसिडिटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एसिडिटी का कारण HCl की मात्रा बढ़ जाती है और उसे श्लेष्मा कंट्रोल नहीं कर पाती। श्लेष्मा होती है, कितना कंट्रोल करे, HCl की मात्रा बढ़ गई, किस कारण बढ़ती है? ज़्यादा मसालेदार खाने से, खाना समय पर नहीं करने से, चिंगम चबाने से, और उसे अमाशय की दीवारों को डैमेज करता है तो जलन पैदा होगी तो स्वाभाविक है क्या हो गए, एसिडिटी, अम्लीयता बढ़ जाएगी। अम्लीयता ही तो बढ़ रही है, ये अम्ल है HCl, ठीक है, सॉरी T लिख दिया, HCl, ये तो अम्ल है, अम्लीयता बढ़ेगी तो पता है कि अपने क्या होगा, अम्ल शरीर को गला देता है, यहाँ पर श्लेष्मा कम बढ़ रही है तो सीधा जाके अमाशय की दीवारों को डैमेज कर देगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एसिडिटी, अम्लीयता।
अब दोस्तों देखते हैं एसिडिटी, ये किसकी बीमारी है? अमाशय की बीमारी है दोस्तों। और हमने जो अल्सर पढ़ा था वो किसकी बीमारी थी? छोटी आंत की। उसमें छोटी आंत में और देखेंगे उसको। अब दोस्तों होता क्या है, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी और समझ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। एसिडिटी का पूछते हैं, इस एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बताऊंगा आगे। ज़्यादा मसालेदार खाना खाते तो HCl ज़्यादा स्रावित होता है। और खाना समय पर नहीं करना, खाना समय पर नहीं करना। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो रोज़ 9 बजे खाना खाता है। अब एक दिन 9 बजे की तुलना में 9 बजे कोई घटना को अंजाम दे रहा है और उसने खाना खा लिया 11 बजे। 11 बजे उसने खाना खाया, तो 11 बजे खाना खाने से क्या होगा? मस्तिष्क से 9 बजे जो समय होता है, जैसे अपन रोज़ 10 बजे सोते हैं, 10 बजे होते हैं उबसी आने लग जाती है, इसी तरह वो 9 बजे ही HCl का स्राव स्टार्ट कर देता है कि अभी भोजन आने वाला है, अपने काम पे लग जाओ, निठल लो। तो वो स्रावित करता है। और भोजन तो हम करते हैं, मेरा दोस्त करता है 11 बजे। अब वो HCl पड़ा पड़ा करेगा क्या? और कर देगा अमाशय को डैमेज। इस कारण खाना समय पर नहीं करने से एसिडिटी हो जाती है। एक दोस्तों चिंगम चबाने से, मुंह में लेता है चिंगम और मुख गुहा बकल कैविटी को पता चलता है कि भोजन आ गया है अपना, और वो चबाता रहता है। मस्तिष्क कहता है अमाशय को जाओ अपने काम पे लग जाओ, और वो करते हैं HCl का स्राव, और अब तो चिंगम थूक देते हैं। फिर होता क्या है? अमाशय की दीवार को डैमेज करेगा। यही है अम्लीयता, एसिडिटी। और दोस्तों एक एसिडिटी होती तो है साहब, तो इसको सही कैसे करें? एक एडवर्टाइजमेंट आती, इनो 6 सेकंड में करे काम एसिडिटी का तमाम। अब एसिडिटी को इनो कैसे ठीक करेगा? ये भी तो एक शब्द है कि इनो हो गया, इनो एसिडिटी को कैसे ठीक करेगा? ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सही बात है, इनो 6 सेकंड में। तो उसने ऐड दिए रखी है टीवी में, तो वो तो सही होगा 5 से 6 सेकंड में। कारण क्या? नहीं तो कोई क्लेम ठोक देना कंपनी पे, 5 से 6 सेकंड में करता है ये। अब कारण क्या होता है? हमने रसायन विज्ञान थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं समझा देता हूँ। कुछ अभिक्रिया होती है धीमी गति की, कुछ होती है तीव्र गति की। जैसे लोहे को जंग लगना एक धीमी गति की अभिक्रिया है, कुछ कई टाइम बाद लगता है। और कुछ होती है तीव्र गति की अभिक्रिया, वो होती है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कैसी होती है? तीव्र गति की। अब अपना HCl कैसा है? क्षार और अम्ल, और अब क्या लेंगे? क्षार लेंगे तभी तो होगा। ठीक, अब क्षार कौन सा दोस्तों? घर में है क्या एसिडिटी हो रही है? क्षार ले लो। अब क्षार ले कौन सा? सर्प तो खा नहीं सकते, सर्प भी क्षार होता है, वो खा नहीं सकते। और क्षार कौन सा चाहिए दोस्तों? दुर्बल। और सर्प कौन सा क्षार है? प्रबल, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार होगा तो अपने एसिडिटी को ठीक करेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था RS में कि कौन सा एसिडिटी को कौन सा पदार्थ ठीक करता है। उसमें दोस्तों ये दुर्बल क्षार नहीं पूछा था, उसमें तो था कि क्षार कौन सा होगा। तो दोस्तों होता है Mg, मैग्नीशियम ऑल्टवाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोस्तों ये होता है ना इनो में, तभी तो 6 सेकंड में करता है। अब होता क्या है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इंग्लिश में मत जाना दोस्तों। मैग्नीशियम हाइड्रो, डाई नहीं है, हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 8। ये होता है इनो में। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये दे दिया था उसमें MgOH ऑल्टवाइज। ठीक है दोस्तों, OH ऑल्ट, ठीक है दोस्तों, ये दे दिया था उसमें। ये लिख दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिडिटी को ठीक करता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कई बार सूत्र आपकी परीक्षा वैसे कांस्टेबल में सूत्र नहीं आते, ये देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिट वाले साइंस मैथ वाले उनमें तो ये आ सकता है, कंपलसरी है। और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये होता है एसिडिटी में, इनो में, तभी तो 5 से 6 सेकंड में ठीक करेगा। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों? एक होता है अपना HCl जो पहले से ही पढ़ा है, क्या है? अम्ल। ठीक है, ये क्रिया करता है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, Mg ऑल्टवाइज, और ये क्या बनाता है? MgCl2, एक लवण और जल। इससे क्या हो जाता है दोस्तों? यह अभिक्रिया होगी तभी होगा अपना एसिडिटी खत्म। ठीक है दोस्तों, पानी पी लेते हैं, ये आप नोट कर दीजिए एसिडिटी वाला।
ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जठर ग्रंथ या जठर रस चल रहा था अपना, एसिडिटी पटा दिया, ये होती कहाँ है? अमाशय में। और ठीक करने का कारण मिल्क ऑफ मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब होता है जठर रस। आज ये तीनों अपन कंप्लीट कर लेते जल्दी। जठर रस का पीएस अभी बताया था 1.2 से 1.4, कई बुक को गाइड में दिया हुआ 3 तक होना चाहिए दोस्तों। 3 से अधिक होगा तो वो गलत है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। ठीक है ना। अब दोस्तों इससे पहला आता है HCl, पहला आता है HCl। ठीक है, HCl ये कौन सी कोशिका? ये भी लिखते हो ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका इसको स्रावित करती है। ठीक है दोस्तों, HCl को। ये दोस्तों ज़्यादातर कांस्टेबल है, वो पटवार की परीक्षा में नहीं पूछा जाता, पर ये रिट वाली है उसमें पूछा जाता कोशिकाओं के बारे में, ज़्यादा डीप हो जाता है। ये ऑक्जेंटिक कोशिका है। अब इसका कार्य अभी बताया था मैंने। पहला कार्य क्या है इसका? भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, अम्लीयता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये भोजन को अम्लीयता प्रदान करेगा। दूसरा कार्य, भोजन में आए जीवाणु कीटाणु को मारना, कीटाणुओं को मारना। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट इसका होता है, जो पेप्सिनोजन होता है अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में, उसको सक्रिय करना, जगाना। पेप्सिन या पेप्सिनोजन को सक्रिय करना। ये 3 काम होते हैं HCl के। ठीक है, HCl के होते हैं 3 काम। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है HCl। ये जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जठर रस का स्रावित करती है। पहला है HCl, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, भोजन में आए कीटाणु को मारना, पेप्सिनोजन को सक्रिय करना। ठीक है दोस्तों, लिख दीजिए। आगे बढ़ते साथ साथ में लिखते जाइए। एक दोस्तों मैंने अभी एसिडिटी पढ़ाया था, आपको पता हो तो, उसमें एक चीज़ आ गया था आगे मुझे, मैं बता देता हूँ कि साहब इनो हमारे गांव में है नहीं, इनो तो मिलता नहीं। और आपने बताया कि MgOH ऑल्टवाइज ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इनो में। अब करे क्या? इनो को कहाँ लेने जाए तब एसिडिटी ठीक हो? दोस्तों ये नहीं है तो अपने घर में अजवाइन होगा, अजवाइन। जब पेट दर्द होता है तो अजवाइन की फाकी लेते हैं ना, तो ये अजवाइन में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है अजवाइन में, अजवाइन भी ले सकते हो आप। ठीक है, और हम दूसरा लेते हैं, दूसरा होता है श्लेष्मा, गाढ़ा पदार्थ अमाशय में जो HCl से रक्षा करता है। ठीक है, श्लेष्मा में होता क्या है दोस्तों? अब श्लेष्मा कौन सी कोशिका से निकलती है ये याद रखना, ग्लोबोलेट, लाइट चली गई, गोबलेट टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। गोबलेट निकलता है इससे। और पेप्सिनोजन ये निकलता है सीप कोशिकाओं से, इसके कार्य मैंने पढ़ा लिया, और अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है दोस्तों।